सभी को नमस्कार। हम कर रहे थे आय और रोज़गार लेसन। हमने पिछले टॉपिक में किया था अभावी और अत्यधिक मांग को राजकोषीय उपाय से कैसे दूर करते हैं। आज हम करते हैं अभावी और अत्यधिक मांग को मौद्रिक नीति या मौद्रिक उपाय से कैसे दूर करते हैं। मौद्रिक नीति का मतलब है मुद्रा की पूर्ति में कैसे परिवर्तन कर दें। हम लोगों के पास जो पैसा है उसको हम कैसे बदल दें कि अभावी मांग की समस्या दूर हो जाए और अत्यधिक मांग की समस्या दूर हो जाए। मौद्रिक नीति को कंट्रोल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे कैसे कंट्रोल करता है। वो बैंक दर में परिवर्तन करता है, रेपो रेट में परिवर्तन करता है, रिवर्स रेपो रेट में परिवर्तन करता है, CRR में परिवर्तन करता है, SLR में परिवर्तन करता है, यानी मुद्रा की पूर्ति को कंट्रोल करता है। इन सब में परिवर्तन करके हम एक एक करके इन उपायों को समझते हैं, मौद्रिक उपायों को। पहले हम अभावी मांग की बात करेंगे, साथ साथ उसी पॉइंट के लिए जैसे एक पॉइंट हम शुरू करेंगे उसको अभावी मांग के लिए सॉल्व करेंगे, फिर उसी के साथ हम अत्यधिक मांग को भी साथ साथ सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले बैंक दर। बैंक दर में परिवर्तन कैसे किया जाता है। बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है। वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है उसे बैंक दर कहते हैं। अभावी मांग है, मांग को बढ़ाना है, याद रखना। अभावी मांग है तो हमें मांग बढ़ाने के उपाय करने हैं। अभावी मांग की स्थिति है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक दर को गिरा देगा। बैंक दर को गिरा दिया जाएगा तो व्यापारिक बैंक अधिक ऋण लेंगे। अधिक ऋण लेंगे तो जनता को अधिक ऋण देंगे। जनता को अधिक ऋण देंगे तो क्या होगा, जनता के पास ऋण ज़्यादा बढ़ गए तो निवेश बढ़ेगा। निवेश बढ़ेगा तो गुणक प्रक्रिया से आय बढ़ेगी। आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ेगी तो अभावी मांग की समस्या दूर हो जाएगी। सोचिए, जब भी हमारे पास ऋण लेंगे, हम निवेश करेंगे तो हमारी आय बढ़ेगी ना। आय बढ़ेगी तो हमारी मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ेगी तो अभावी मांग की समस्या दूर हो जाएगी। यानी बैंक दर को गिरा दिया जाए तो अभावी मांग दूर की जा सकती है या होती है। अगर अत्यधिक मांग हो तो बैंक दर को क्या करोगे, बैंक दर को बढ़ा दिया जाएगा। बैंक दर बढ़ेगी मान लो, तो व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से कम ऋण लेंगे। कम ऋण लेंगे तो जनता को भी कम ऋण देंगे। जनता को कम ऋण देंगे तो निवेश गिरेगा। निवेश कम होगा तो आय कम होगी। आय कम होगी तो मांग कम होगी। मांग कम होगी तो अत्यधिक मांग की समस्या दूर हो जाएगी। यानी अभावी मांग है तो बैंक रेट को गिरा दिया, अत्यधिक मांग है तो बैंक रेट को बढ़ा दिया। ठीक इसी तरह से रेपो रेट होता है। रेपो रेट भी यही दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है, लेकिन इसमें बहुत कम समय के लिए ऋण लिया जाता है। जब व्यापारिक बैंकों के पास फंड्स का अभाव हो जाता है, कम समय के लिए जब उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है, फंड्स की ज़रूरत होती है, तो वो प्रतिभूतियों को रख के यानी प्रतिभूतियों को बेचकर ऋण लेते हैं और इस कमिटमेंट पर कि ये प्रतिभूतियाँ वापस ले लेंगे। इसको रीपर्चेजिंग रेट नाम से भी पुकारा जाता है। रेपो रेट रीपर्चेजिंग रेट भी है। जो रेपो रेट है ये भी वही स्थिति होगी। अभावी मांग है तो इसे गिरा दिया जाएगा। व्यापारिक बैंक ज़्यादा ऋण लेंगे, जनता को ज़्यादा ऋण देंगे। जनता को ज़्यादा ऋण देंगे तो क्या होगा, निवेश बढ़ेगा। निवेश बढ़ेगा तो आय बढ़ेगी। आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी। अभावी मांग की समस्या दूर हो जाएगी। इसी तरह से अत्यधिक मांग है तो इसे गिरा दिया जाएगा। रिवर्स रेपो रेट क्या है, जब बैंकों के पास, व्यापारिक बैंकों के पास फंड्स ज़्यादा हो जाते हैं तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखते हैं, तो जो उनको रेट मिलता है वो क्या कहलाता है, रिवर्स रेपो रेट। जब रिवर्स रेपो रेट कम हो जाएगा तो व्यापारिक बैंक जनता को अधिक ऋण देना चाहेंगे। जनता को अधिक ऋण देंगे तो निवेश बढ़ेगा, आय बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी। अभावी मांग की समस्या
दूर हो जाएगी। और जब रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए तो अत्यधिक मांग की समस्या दूर हो जाएगी। स्टेप वाइज वही लिखते चले जाएंगे, जैसे आप अभावी के लिए लिख रहे हैं 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप कि ये होगा तो निवेश बढ़ेगा, ये होगा, ऐसे ठीक इसी तरह से स्टेप वाइज आप अत्यधिक मांग के लिए अभावी याद हो जाएगी तो अत्यधिक के लिए आप उसका उल्टा कर दीजिए। अब आता है CRR, कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो क्या है? प्रत्येक बैंक ना जब जमा करता है उसी में से तो ऋण देता है ना। देखिए, इसको याद रखने का आसान तरीका बता रहे हैं। आप बैंक हैं, आपके पास जमा हुआ पैसा, उसी में से हम ऋण मिलता है आम जनता को। जो पैसा जमा होता है उसका कुछ प्रतिशत RBI के पास रख दिया जाता है, कुछ पैसा अपने पास रख दिया जाता है। बैंक जो पैसा RBI के पास रखेंगे वो CRR है, ठीक है, कैश रिजर्व रेशो। और जो पैसा अपने पास रखते हैं वो SLR होता है। दोनों का प्रभाव सेम होता है। कैसे? CRR बढ़ गई तो आम जनता को कम ऋण दिए जाएंगे ना, कम ऋण दिए जाएंगे तो निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो आय कम होगी, मांग कम होगी, अत्यधिक मांग की समस्या दूर हो जाएगी। और CRR को CRR को गिरा देंगे तो क्या होगा? ज़्यादा ऋण दिए जाएंगे जनता को, पैसा ज़्यादा बच गया ना तो ज़्यादा ऋण दिए जाएंगे, ज़्यादा ऋण दिए जाएंगे तो निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा तो मांग बढ़ेगी, है ना, और अभावी मांग की समस्या दूर हो जाएगी। यही चीज़ है SLR की। अगर SLR को गिरा दिया जाए तो क्या होगा? ज़्यादा ऋण मिलेंगे लोगों को, ज़्यादा ऋण मिलेंगे तो निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा तो आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, अभावी मांग की समस्या दूर हो जाएगी। और अगर इसको बढ़ा दिया जाए तो कौन सी समस्या दूर हो जाएगी? अत्यधिक मांग की समस्या दूर हो जाएगी। यानी CRR और SLR एक ही दिशा में तो चलेंगे ना। ये पैसा है टोटल, इसमें से इतना पैसा CRR गया, इतना पैसा SLR गया, बाकी जो ये पैसा बचा ये जनता को ऋण दिया गया। अब मान लीजिए CRR इतना था, इसको गिराकर हमने कम कर दिया तो वो पैसा कहाँ जाएगा? जनता के पास ऋण के रूप में जाएगा। इसी तरह से SLR ज़्यादा था, उसको कम कर दिया सरकार ने, बैंकों ने, RBI ने, तो क्या करेंगे? जनता के पास ऋण ज़्यादा उपलब्ध होंगे। और अगर इनको बढ़ा दिया जाएगा तो जनता के पास कम पैसा उपलब्ध हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी CRR SLR को बढ़ा देंगे तो ऋण गिरेंगे, और जब भी CRR SLR को गिरा देंगे तो ऋण बढ़ जाएंगे, है ना। जब भी ऋण बढ़ेंगे तो सीधी सी बात है, मांग बढ़ेगी, अभावी मांग की समस्या दूर हो जाएगी। एक अक्षर आएगा और नेक्स्ट मार्जिन आवश्यकताएं। मार्जिन आवश्यकताएं भी बोलते हैं इसको, ऋणों की सीमांत आवश्यकता में राशि अंतर भी बोलते हैं इसको। ये क्या होता है? जब हम बैंक से पैसा उधार मांगते हैं ना तो बैंक हमसे कोई चीज़ गिरवी रखवाता है। जो चीज़ गिरवी रखवाता है बैंक, वो ज़्यादा पैसे की चीज़ रखवाता है। जैसे मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए की ज़मीन रखी तो बैंक मुझे 1 लाख ऋण नहीं देता है, उससे कम देता है। मान लीजिए मुझे उसने 90,000 ऋण दिया, इसका मतलब 10,000 जो रखा ना, वो 10,000 मार्जिन आवश्यकताएं हैं, ठीक है। वो 10%, यानी 1 लाख पे 10,000 रख लिया नहीं, अपने जेब में नहीं रख लिया, वो एक गैप रख लिया। उस गैप को हम मार्जिन आवश्यकताएं नाम से पुकारते हैं। अगर मार्जिन आवश्यकताएं कम कर दी जाएं तो ऋण बढ़ेंगे। सोचिए, अगर ये 5% होती तो मुझे 95,000 ऋण मिलता, है ना, ज़्यादा ऋण मिलेंगे। जब भी मार्जिन आवश्यकताओं को गिरा दोगे तो ऋण बढ़ेंगे, ऋण बढ़ेंगे तो मांग, निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा तो आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, अभावी मांग की समस्या दूर हो जाएगी। इसी तरह से अगर मार्जिन आवश्यकताओं को बढ़ा दिया जाए तब क्या होगा? मार्जिन आवश्यकताएं बढ़ा दी, 20% कर दी, तो मुझे कम ऋण मिला ना, 80,000 मिलेगा फिर ऋण। तो कम ऋण मिलेगा तो कम निवेश होगा, कम निवेश होगा तो आय गिरेगी, आय गिरेगी तो मांग गिरेगी, अत्यधिक मांग की समस्या दूर हो जाएगी। अब देखिए, आप सबको याद करने का एक तरीका बताते हैं।
जब समझ लिया होगा तो आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी कई बार होता है ना 1 मिनट में आंसर याद रहे। अभावी मांग कभी भी है ना बाबू, तो हमेशा याद रखो, इन सबको गिरा दिया करो। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, मार्जिन आवश्यकताएं, ये सब गिरती हैं कब? अभावी मांग की स्थिति में इनको गिरा दिया जाता है, तो ये समस्या दूर हो जाती है। मांग बढ़ जाएगी, अभावी मांग की समस्या दूर हो जाएगी। और जब भी अत्यधिक मांग हो तो इन सबको बढ़ा दिया करो। अत्यधिक में बढ़ाना है और अधिक करना है, रट लो। और अभावी में कम कर देना है इन सबको कम करते ही अपने आप आय बढ़ती है और निवेश बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है। ठीक है, अभावी में इनको कम करना है, अत्यधिक में इनको बढ़ाना है। पिछले टॉपिक में भी याद कीजिए, हमने पढ़ा था ना टैक्सेस और सार्वजनिक व्यय, है ना, राजकोषीय उपाय पढ़े थे, उसमें भी याद रखें। टैक्सेस का भी यही स्थिति थी जो इन सब की स्थिति है ना। अभावी मांग में टैक्सेस भी वही दिशा में चलते हैं, यानी अभावी मांग में कम कर दिए जाते हैं, अत्यधिक में बढ़ा दिए जाते हैं। सिर्फ सार्वजनिक व्यय में उल्टा होता है, बाकी सब में सेम पॉइंट है। अभावी मांग में सबको गिरा दोगे, अत्यधिक में बढ़ा दोगे। सिर्फ सार्वजनिक व्यय में ये होगा, अभावी मांग के समय में सार्वजनिक व्यय को बढ़ाया जाएगा और अत्यधिक मांग में उसको कम कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर?